नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज राजरतन ग्लोबल वायर लिमिटेड के ऊपर। पिछले कुछ दिनों से इस स्टॉक के ऊपर काफी क्वेश्चंस आए हैं। कमेंट बॉक्स में इस कंपनी का नाम ज्यादातर देखने को मिला। राजरतन के ऊपर वीडियो चाहिए तो इस कंपनी को जरा एनालाइज करते हैं और इस चैनल पे उन्हीं स्टॉक्स पे बात जिन पे आपका क्वेश्चन हो। आपको किसी कंपनी के रिगार्डिंग कुछ जानकारी चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं और उस स्टॉक के ऊपर जल्दी से जल्दी वीडियो आपको मिल सकता है। लेकिन पहले पीछे वाले वीडियो भी चेक कर लीजिए। हो सकता है आप जिस कंपनी में वीडियो चाहें उसका वीडियो हमने रिसेंट में ही अपलोड किया हो, तो आप चेक भी कर सकते हैं। अब करेंगे इसकी शुरुआत। ध्यान रखिए, जो डिस्कशन है वो एजुकेशनल डिस्कशन है। अपने एडवाइजर के साथ कंसल्ट करना बिल्कुल ना भूलिए और जो भी चीज हो उसको समझने की कोशिश करिए, रिक्वायरमेंट क्लियर करिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन आपको लेना है। पहले हम राजरतन के चार्ट के ऊपर बात करते हैं, फंडामेंटल भी देखेंगे। चार्ट पे सिर्फ बेसिक लेवल डाटा इतना मिल रहा है हमें कि स्टॉक जो है वो अपने हाई से लगभग 56% जो है वो टूट चुका है। अभी तक 56% की गिरावट आ चुकी है। स्टॉक में शानदार एक पहले रनअप आया था, रनअप के बाद में एक शानदार गिरावट देखने को मिली है। और अभी गिरावट कैसे हुई है, यहां पर एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ था जहां पे लग रहा था कि स्टॉक शायद संभल भी जाता, बट उसके लिए ब्रेकआउट जरूरी था। लगभग 850 के ऊपर का या 900 के आसपास का, लेकिन वो नहीं हुआ। ब्रेकडाउन होता है 700 के लेवल का एंड स्टॉक अभी 630 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इमीडिएट सपोर्ट रेंज यहां पर भी आएगी और इसकी यहां पर भी रहेगी। इसको हम बाद में एनालाइज करेंगे। पहले इसके फंडामेंटल्स देखते हैं कि एक्चुअली आज की डेट में इसके फंडामेंटल्स क्या बोलना चाहते हैं। उसको समझने के साथ ही हमें काफी चीजें क्लियर हो जाएगी। सो करते हैं पहले फंडामेंटल एनालिसिस। तो अब हमारे सामने चल रहे हैं राजरतन के फंडामेंटल्स। कंपनी 1989 में एस्टेब्लिश होती है। कंपनी क्या बनाती है? कंपनी बीड वायर्स बनाती है और इसके साथ ही हाई कार्बन स्टील वायर्स बनाती है। अब ये कहां पे यूज होते हैं? ये यूज होते हैं ऑटोमोबाइल में, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होते हैं। चलिए इसके आगे डाटा लेते हैं। बट कंपनी बहुत पुरानी है, अभी कंपनी नहीं है। यहां पे देखिए कंपनी का आपको पता चलेगा टायर बीड वायर। प्रोडक्ट ऑफरिंग क्या है? टायर बीड वायर। अब ये टायर बीड वायर कहां काम आते हैं? ऑटोमोबाइल टायर्स हो सकते हैं या फिर टायर ऑफ अर्थ मूविंग इक्विपमेंट या फिर एयरक्राफ्ट के भी हो सकते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे हाई कार्बन स्टील वायर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। इट इज आल्सो नोन एज ब्लैक वायर, जिसे ब्लैक वायर भी कहा जाता है। ये कंपनी बनाती है। मार्केट पोजीशन क्या है इसकी? इट इज द लार्जेस्ट बीड वायर मैन्युफैक्चरिंग लाइन इन द वर्ल्ड एंड एट द पीथमपुरा प्लांट। ये एमपी के अंदर है और ये कंपनी का हेड ऑफिस भी शायद इंदौर में है, जहां तक मुझे जानकारी है। एंड ओनली मैन्युफैक्चरर ऑफ बीड वायर इन थाईलैंड। तो कंपनी का 2 जगह बिजनेस है, इंडिया में और थाईलैंड में। ये में पता चलता है। यहाँ पे क्लाइंट देखिए इसके कौन कौन है, अगर आप देखना चाहेंगे यहाँ पे अपोलो टायर्स, एमआरएफ, सीएट और यहाँ पे आपको दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम भी आपको देखने को मिल सकते हैं। थाईलैंड की भी कंपनीज है जिनके नाम आपको देखने को मिल जाएंगी। मेनली इनका बिजनेस जो वो इंडिया और थाईलैंड 2 जगह है। अब बेसिक लेवल फंडामेंटल्स को देखिए। बेसिक लेवल फंडामेंटल में कंपनी स्मॉल कैप है, 3000 करोड़ की मार्केट कैप रखती है। अभी प्राइस 630 के आसपास है और यहाँ पे स्टॉक की पी 44-45 के आसपास चल रही है, लेकिन ये जस्टिफाइड नहीं है, थोड़ी सी ओवरवैल्यूड लगती है। लुकिंग एट द आरओसी एंड आरओई थोड़ी सी ओवरवैल्यूड है और ये चीज माननी होगी। प्रमोटर्स की होल्डिंग काफी अच्छी मानी जाएगी, बहुत अच्छी होल्डिंग है। डेट फ्री कंपनी है, ठीक ठाक है, अच्छी बात मानी जाएगी। 14 रुपीज का ईपीएस है, ठीक ठाक कह सकते हैं, बहुत अच्छा नहीं कह सकते फिलहाल। और यहाँ पे प्रोमोटर्स की होल्डिंग अनप्लेज है, अच्छी बात है। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी खराब रही है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है, नोट करना चाहिए। कहीं इसी वजह से पहले करेक्ट तो नहीं हुआ, वो हम आगे देखेंगे। मार्केट कैप टू सेल्स ठीक ठाक है, पीज रेशियो अच्छा है, फ्री कैश फ्लो ठीक ठाक है और यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बहुत अच्छा है, 7 के आसपास का है, मुझे काफी अच्छा लगता है। अगर बात करें इंडस्ट्री की पी की यहाँ पर, तो आप देखेंगे इंडस्ट्री की पी 24 के आसपास है और ये 44 पे चल रहा है। हालांकि इसकी आरओसी आरओई काफी अच्छी है, बट लुकिंग एट दिस ये पी भी जस्टिफाइड नहीं है। हालांकि इसको आगे और भी हमें समझना होगा। आगे बात करते हैं एवरेज इसका पी कितना रहा है, वो भी हमें देखना होगा। तो एवरेज मीडियन पी जो रहा है पिछले 5 साल में वो रहा है 23 के आसपास का। तो डेफिनेटली कंपनी अपने मीडियन पी से काफी ऊपर ट्रेड कर रही है। अगर इसके क्वार्टर रिजल्ट्स को आप देखेंगे तो इसके क्वार्टर रिजल्ट्स आप देख सकते हो, लगातार आपके सामने चल रहे हैं। सेल्स की ग्रोथ को आप समझिए, सेल्स की ग्रोथ कंपनी की अच्छी थी, यहां तक अच्छी आ रही थी। आप देखिए 251, 241, 222 यहां तक तो अच्छी थी। उसके बाद क्या होता है, यहां पर देखिए कंपनी की सेल्स ग्रोथ जो वो कम होनी शुरू हो गई, यानी उतनी नहीं रही जितनी की पहले थी। आपको यहां पे दिख रहा होगा कि सेल्स ग्रोथ उतनी नहीं है, यानी सितंबर 21 के बाद में उस टाइप की सेल्स ग्रोथ नहीं आई। इसको आप आगे देख सकते हो मार्जिन्स में भी। मार्जिन्स भी देखिए उस हिसाब से मेंटेन नहीं हो पा रहे थे, यानी उसके बाद ग्रोथ पे पोज लगा। अगर आप उसके बाद देखेंगे नेट प्रॉफिटेबिलिटी को, नेट प्रॉफिटेबिलिटी पे भी पोज लग चुका था। जिन 4 क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूं यहां पे था बेस्ट प्रॉफिट, उसके बाद देखिए एक पोज लग गया, तो ये भी आपको पता चला। अगर हम इसको ऐसे भी देख लें, ईपीएस को भी अगर आप देखेंगे 6-7 रुपए का ईपीएस सीधा आज कितना है, 3 रुपए 88 पैसे के आसपास आ गया है। रीजन क्या है? कंपनी मार्जिन मेंटेन नहीं कर पा रही। कंपनी की सेल्स कितनी है? कंपनी की सेल्स लगभग उतनी है, कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिलती। पिछले साल दिसंबर से कंपेयर करिए, 200 करोड़ की सेल्स पे 22 करोड़ का प्रॉफिट था, क्योंकि मार्जिन कंपनी के 19% थे। अभी 15% मार्जिन है, सेल्स बड़ी है बट प्रॉफिट घट गया, ईपीएस घट गया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये प्रॉब्लम आएगी तो आपके साथ वो चीज प्राइस में पहले रिफ्लेक्ट भी होगी और उसके बाद भी होगी, पिटाई होती है। तो हमें ये पता चल गया
शेयर क्यों गिर रहा है? फंडामेंटली कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, बस रिजल्ट नहीं आ रहे अच्छे तो इसलिए गिर रहा है, सिंपल सी बात है। प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स मेंटेन नहीं हो पा रही, उसके वेरियस रीजंस हो सकते हैं, हम उतना डीपली नहीं जा रहे हैं। आगे समझिए, यहां पर ईयरली P&L को देखिए, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ग्रोथ कैसी है वो यहां पे आपको पता चलेगा। देखिए 19 तक तो इसकी ग्रोथ बहुत नॉर्मल थी, 19 के बाद मतलब 18-19 तक, उसके बाद में एक अच्छी ग्रोथ कंपनी ने दी। पिछले 3 साल से आप देख सकते हो कि ग्रोथ नॉर्मल है, स्टेबल है, कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं आई है, ये खड़ा है जहां था वहीं पे। और प्रॉफिटेबिलिटी को भी देख लियो, यहां पे प्रॉफिटेबिलिटी भी कुछ खास नहीं है, जो आनी थी वो 22 में आ चुकी है। 24 रुपए के ईपीएस से आप अगर 14 रुपए के ईपीएस पे आओगे, 24 के ईपीएस से अगर आप 14 के ईपीएस पे आओगे तो मार्केट आपकी कुटाई करेगा, और वो एडवांस में कुटाई हो जाती है। ऐसा इसमें कुछ हुआ है, एडवांस में कुटाई मार्केट ने कर दी है। तो अभी यहां पे रीजन क्या था वो आप वापस समझिए कि 22 के अंदर मार्जिन थे 20% और यहां पे 18% थे, और अब 15% है, तो 3 साल में सबसे कम मार्जिन है, सेल्स लगभग उतनी है, तो प्रॉफिटेबिलिटी पे वो इंपैक्ट आएगा ही आएगा। हालांकि फिर भी अच्छी कंपनी है, क्यों? आप 870 करोड़ की सेल्स करके ट्रेलिंग 12 मंथ में लगभग 70 करोड़ का प्रॉफिट आ रहे हो, दैट इज अप टू 9%, 8 या 9% का आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन है, तो भी इसे अच्छा माना जाएगा, हम खराब नहीं कह सकते, तो कंपनी अच्छी कही जाएगी। आगे चलिए, यहां देखिए इसकी ग्रोथ क्या मेंटेन रहती है वो यहां पता चलेगा। सेल्स ग्रोथ 10 साल की, 5 साल की, 3 साल की, दैट इज गजब गजब रही है। पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ में खराब है, वो भी हमें एक्सेप्ट करना है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ गजब रही है, लेकिन ये मेंटेन नहीं होती, फिर 1-2 साल खराब जाते हैं तो कंपनी की कंपाउंडेड ग्रोथ एडजस्ट होती है, तो ये वही साल अभी चल रहे हैं, पिछले 2 साल वही चल रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छी रही थी। अगर स्टॉक प्राइस CAGR की आप बात कर लेंगे तो देखिए जबरदस्त स्टॉक प्राइस CAGR रहा है कंपनी का, जबरदस्त रिटर्न्स रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए आप, जबरदस्त रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी को मिला हुआ है। आगे चलिए, यहां पर अब इसको अगर आप देखेंगे यहां पे कि बैलेंस शीट के फ्रंट पे क्या हो रहा है, तो बैलेंस शीट के फ्रंट पे अगर आप देखेंगे आपको पता चलेगा यहां पे देखिए क्या हो रहा है। ये जो डाटा मैंने आपके सामने लगाया दैट इज बोरोइंग्स, और यहां पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग कंपनी के ऊपर थोड़ी बढ़ती जा रही है, ये भी हमें ध्यान देना होगा, जो कि चिंता का विषय है। हालांकि रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं, बट रिजर्व उस अनुपात में नहीं बढ़ रहे जिस अनुपात में बोरोइंग्स बढ़ी है, तो उस रेशियो को भी हमें समझना होगा। रिजर्व्स आपके सिर्फ बढ़े कितने, 13 करोड़ के आसपास, और आपके देखिए बोरोइंग्स जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है, ये भी हमें चिंता का विषय सोचना होगा। हालांकि ये सितंबर का डाटा है, बट हमें देखते रहना चाहिए। प्रमोटर्स की होल्डिंग या फिर शेयर होल्डिंग समझिए, अच्छी चीज है, प्रमोटर्स ने यहाँ पे लगातार अपनी होल्डिंग जो बढ़ाई है, यहाँ पे जो लगातार इंक्रीज करते जा रहे हैं। अगर यहाँ पे बात कर ले FIIs की, तो FIIs कुछ खास यहाँ पे है नहीं, लेकिन जो भी है उनमें भी थोड़ी सी होल्डिंग जो है वो भी रिसेंट में बढ़ी है। DIIs की होल्डिंग भी रिसेंट में थोड़ी सी बढ़ी है, पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे थोड़ी सी कम हुई है, और बहुत कम लोगों के पास ये शेयर है, सिर्फ 73,000 लोगों के पास ही ये शेयर्स जो है वो पड़े हैं आपके पास पब्लिक में, कोई ज्यादा लोगों के पास ये शेयर्स भी नहीं है, ये भी हमें नोट करना है। अब कंपनी का मार्केट शेयर समझिए, जो कि टायर बीड वायर है वहां पर इंडिया में 45% का मार्केट शेयर है इंडिया में, और थाईलैंड में देखिए 26% का मार्केट शेयर कंपनी रखती है। तो इंडिया और थाईलैंड दोनों इसके मेन मार्केट है जहां से बड़ा पैसा कमाती है। अगर इसको आप ये समझ लें कि लोकेशन वाइज ब्रेकअप से, तो इंडिया से 60% रेवेन्यू कंपनी जो वो लाती है, और लगभग 41% रेवेन्यू कंपनी थाईलैंड से लाती है। तो इंडिया और थाईलैंड दोनों का ही जो डिपेंडेंसी है वो इसके ऊपर है। अब इन सब के अलावा हमें चार्ट भी समझना होगा। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, खराब नहीं है, बट अभी ग्रोथ का कोई फेज नहीं चल रहा, अपनी जहां सेल्स है बस उसको मेंटेन कर पा रही है, यानी कंसोलिडेट हो रही है, तो कोई ग्रोथ नहीं आ रही, सो मार्केट इज पनिशिंग अकॉर्डिंग टू दैट। अब चलते हैं चार्ट पे, करते हैं चार्ट पे चर्चा। तो अब हमारे सामने चल रहा है राजरत्न ग्लोबल वायर का मंथली चार्ट। ये मंथली चार्ट आपको दिख रहा है डाटा, ये जो डाटा दिख रहा है ये अधूरा डाटा है, क्योंकि कंपनी स्प्लिट होने के बाद का आपका डाटा दिख रहा है, जहां पर आप देख पा रहे होंगे स्टॉक जो है वो 40 रुपए से लगभग सीधा 1400 रुपए तक चला गया। और देखिए वहीं पे नादान परिंदे आते हैं। नादान परिंदे कौन होते हैं? जो स्टॉक में मूव आने के बाद लेते हैं, क्लियर नहीं करते, ना ट्रेलिंग एसएल रखते हैं, ना उनको ये क्लियर है कि टारगेट क्या है, ना उनको ये क्लियर है कि प्रॉफिट बुक कैसे करना है, ना उनको ये क्लियर है कि अगर इन्वेस्टमेंट है तो डिप पे लेना कहां है, उनको कुछ भी क्लियर नहीं है। उन नादान परिंदों की हमेशा दूसरों पे डिपेंडेंसी रहती है। सो नेवर बी ए नादान परिंदा। स्टॉक मार्केट में ऐसे नादान परिंदे होते हैं जिनको कुछ नहीं पता होता कि वो ट्रेड कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसने शेयर को लिया क्यों है उसको यही नहीं पता, उसकी प्लानिंग क्या है उसको वो नहीं पता। तो हमें वैसा नहीं बनना है। तो हम आधा डाटा देख के रिलाई नहीं करेंगे। आइए पूरा डाटा देखते हैं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। लुक एट दिस इज द चार्ट ऑफ राजरत्न ग्लोबल वायर, जो कि कंपनी बहुत पीछे से लिस्टेड है। यहां पर 2017 से एक अच्छा मूव आया कंपनी में, देन 20 में भी ये स्प्लिट होती है जो आपको दिख रहा है, एंड अगेन 22 में भी इसने स्प्लिट किया और एक शानदार रिटर्न्स इसने अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। तो ऐसी कंपनीज एक प्रेफरेबल चॉइस होती है उन प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स के लिए जो कि बढ़िया फंडामेंटल वाली कंपनी को 50 से 70% डाउन पे देखना चाहते हैं,
उसको एनालाइज करना चाहते हैं कि ऐसी कंपनी को एनालाइज करने में अगर मैं समय लगाऊं तो यहां पर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर वो ऐसी 10 कंपनियां चूज करते हैं तो उनमें से 8 या फिर 7 कंपनियां ऐसी होती है जिनमें पैसा लगाया जा सकता है। क्या ये उनमें से है या नहीं है वो हमें देखना है। फंडामेंटली तो काफी अच्छी कंपनी है, टेक्निकली कैसा है वो हम एनालाइज करते हैं। आइए यहां पे डाटा देखते हैं। बट ये समझ लीजिए कंपनी का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, कंपनी ने अच्छे रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को दिए हैं, तो ये इन्वेस्टर्स की फेवरेट बन जाती है जो 2-5 साल बैठना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आज लिया 10 दिन बाद में शेयर 20% ऊपर गया फिर 10% नीचे आया तो रोना चिल्लाना शुरू कर दिया बच्चों की तरह। वो सब नादान परिंदों के काम है, आपको नादान परिंदा नहीं बनना। अब इसको ध्यान से देखिए, यहां पर हुआ क्या है, एक शानदार तेजी रही स्टॉक में। तो इस तेजी में जिसने खाया उसको बेटर था, अगर उससे मिस हुआ तो उसको यहां पर एक्यूमुलेशन के बाद ब्रेकआउट पे लेना बनता था। फिर स्टॉक ने एक शानदार ट्राइड किया, उसमें वो ट्रेलिंग एसएल के साथ काम कर सकते थे। अब स्टॉक जो है वापस नीचे आता है, यहां कंसोलिडेट करता है, ब्रेकडाउन करता है। दैट मींस यहां पे नेगेटिविटी स्टार्ट हो गई है और ये जो लेवल है ₹825 का, इसके नीचे चार्ट जो है कंप्लीटली नेगेटिव है। तो आज की डेट में मंथली चार्ट पे यहां पे खड़ा है स्टॉक लगभग 56% डाउन और बड़ा सपोर्ट यहां पर 550 से 400 का एक पूरा रेंज है जो कि एक बड़ी सपोर्ट रेंज होगी। यहां पर काफी समय रुका था तो पूरी रेंज एक सपोर्ट का काम कर सकती है, इवन वो 390 के आसपास भी हो सकता है। तो ये पूरी सपोर्ट रेंज है जो इस पे काम करेगी। और रेजिस्टेंस के लिए 825 सबसे पहला और बड़ा रेजिस्टेंस स्टॉक के लिए होगा। ऐसे तो एक छोटा रेजिस्टेंस यहां पर लगभग 700 से 720 की रेंज भी है, बट उसको हम फिलहाल अवॉइड करेंगे। तो ये हमें पता चला। तो मंथली चार्ट फिलहाल हम क्या कह सकते हैं, कैसा है, तो मंथली को हम बोलेंगे नेगेटिव है। अभी हम इस पे क्लियर नेगेटिविटी लिख सकते हैं कि मंथली चार्ट क्लियर नेगेटिव है। अब आगे चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट पे। यहां पे मैंने इसको वीकली चार्ट कन्वर्ट किया। लुक एट दिस, यहां पे डाटा को हटाते हैं और इस वीकली चार्ट को आप ध्यान से देखिए। यहां पर वीकली चार्ट भी आपको दिख रहा है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। राइट नाउ क्या हो रहा है उसको हम समझ लेते हैं। चलिए ये देखिए, शानदार कंसोलिडेशन होता है यहाँ पे, गजब का ब्रेकडाउन हुआ, यानी कि 700 रुपए के लगभग जो है पहला रेजिस्टेंस आज की डेट में वीकली चार्ट पे भी है 700-720 के आसपास, और फिर उसके बाद में 825 के आसपास एक सेकंड और बड़ा रेजिस्टेंस टॉप पे रहने वाला है। सपोर्ट की बात करें तो यहां देखिए 600 रुपए पे भी एक छोटा सा सपोर्ट नजर आएगा, और अगर बड़े सपोर्ट की बात करें तो वो फिर 550 के आसपास रहता है, और पूरी रेंज जो है वो इस पे भी हमें यही दिखती है। वीकली चार्ट के फिलहाल ट्रेंड की बात करें तो क्लियर कट ब्रेकडाउन है। सो द वीकली ट्रेंड इज, यहां पर क्या होगा, वीकली ट्रेंड क्या हो गया, नेगेटिव है, यहां पे नेगेटिव है। अब वीकली ट्रेंड पॉजिटिव कब होगा, वो पॉजिटिव होने से पहले इंडिकेशंस आएंगे, और कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक सीधा ऊपर निकल जाता है बिना इंडिकेशन के, तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, स्टॉक वापस सेटअप बनाएगा। जैसे मान लीजिए यहां से स्टॉक सीधा ऐसे निकल जाता है, तो ऐसा नहीं कि वो सीधा ऊपर जाता रहेगा, वो कुछ ना कुछ इंडिकेशन यहां पे देगा, सेटअप बनाएगा, या कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकआउट करके फिर ऊपर जाएगा। वो कहीं भी कर सकता है यहां पे किसी भी रेंज में, तभी उसमें हमें मानना होता है कि वहां पे कुछ मोमेंटम आने वाला है या मूव बनने वाला है। उससे पहले जब तक वो नहीं बनता, अपनी इमेजिनेशन करके नादान परिंदा बनके हमें नादानी में इसमें डिसीजन नहीं लेने, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं डेली चार्ट की। ये देखते हैं कि डेली चार्ट आज की डेट में क्या बोलना चाहता है। सो लुक एट द डेली चार्ट। ये 200 दिन के मूविंग एवरेज की लाइन है, इसके नीचे चल रहा है और आपको साफ साफ दिख रहा होगा दिस इज अ वर्टिकल डाउन साइड। ये क्या है, वर्टिकल डाउन साइड है। तो वर्टिकल डाउन साइड होने के बाद क्या होता है, स्टॉक या तो साइडवेज होगा, या तो स्टॉक आने वाले दिनों में साइडवेज हो जाएगा, या फिर एक बार का बाउंस भी कर सकता है, एक बार का बाउंस भी कर सकता है। तो स्टॉक या तो साइडवेज होने वाला है या बाउंस करने वाला है। रीजन वर्टिकल डाउन साइड है, वर्टिकल डाउन साइड के बाद स्टॉक को रुकना पड़ता है या फिर उसको जो है बाउंस लेना पड़ता है। एग्जांपल के लिए आप इसे यहां भी समझ सकते हैं, इसको देखिए आप, आपके समझ आएगा यहां पर अगर आप देखना चाहें। ये देखिए स्टॉक में यहां से सीधी गिरावट थी, ये जो सीधी गिरावट आई, सीधी गिरावट के बाद स्टॉक ने देखिए क्या किया, यहां पर कुछ दिनों के लिए वो संभलता है, फिर अगर उन लॉस को और तोड़ा तो इसका मतलब दिक्कत और है, और फिर देखिए स्टॉक के लिए और दिक्कतें शुरू हुई, फिर इस लो को भी तोड़ा यानी दिक्कत और है, और फिर और दिक्कत शुरू हुई। तो ये इस टाइप से अभी चल रहा है। दैट मींस डेली चार्ट पे भी ओवरऑल ट्रेंड क्या है, अभी क्या है, अभी डाउन ट्रेंड है, अभी डाउन ट्रेंड है। आप सीखने पे ध्यान दीजिए, अभी डाउन ट्रेंड है, लेकिन आने वाले दिनों में साइडवेज हो सकता है, एक बाउंस बैक आ सकता है, बट वो परमानेंट बाउंस बैक नहीं होगा, लिटिल बाउंस बैक होगा कि गेंद को फेंका, वापस टप्पा खा के वो ऊपर आई, उस टाइप का बाउंस होगा। आगे चलते हैं यहां पर, अब बात करेंगे इसके अगेन वीकली चार्ट पे करना क्या है उसको देखते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने पूछा था सर इसको ले सकते हैं क्या। देखिए मेरे लिए तो मैं इतना आपको बताता हूं कि ऐसी कंपनी मिलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वैल्यूएशंस भी सही होने चाहिए। फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है, बट वैल्यूएशन अच्छे होने चाहिए। अब देखते हैं केस स्टडी समझते हैं आज की डेट में क्या हो सकता है। मान लीजिए कोई ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, कोई ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, ऊपर के प्राइस से मानते हैं क्योंकि इन्वेस्टर्स रिटेल वैल्यू जो होते हैं वो ऊपर ही ज्यादा लेते हैं, मानते हैं कहीं से भी वो ऊपर से अगर इन्वेस्टेड है
तो आज की डेट में वो क्या कर सकता है उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले ये देखो भाई कंपनी का फंडामेंटल कैसा है। भाई कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, हम अच्छा कहेंगे कंपनी का फंडामेंटल, तो खराब नहीं कह सकते। टेक्निकल कैसा है, टेक्निकली तो स्टॉक जो है वीक है और नेगेटिव ट्रेंड है। तो अब यहां पर ये भी हमें सोचना होगा कि स्टॉक अगर अपने हाई से इतना टूट गया और मानो हमारी कॉस्ट से काफी नीचे चल रहा है, अगर कॉस्ट के आसपास हो तो तब तो निकलने में भी समझदारी हो कि यार ट्रेंड वीक है, वापस ले लेंगे, ट्रेंड अच्छा होगा तब। लेकिन काफी ऊपर से लिया हो और अगर फंडामेंटल अच्छा है, ट्रेंड अभी वीक है, तो कोशिश करना है कि नीचे उसे एक्यूमुलेट करने पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। एक्यूमुलेट करने पे ध्यान देना होगा, प्लस टाइम वाइज करेक्शन ज्यादा होगा, टाइम वाइज वो रुकेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने धीरे धीरे एक्यूमुलेट किया और आप सोच रहे हो बस मैंने ले लिया अब चल जाए, ऐसा नहीं होगा। स्टॉक के लिए फिलहाल 400 के लेवल भी खुले हुए हैं, 500 के लेवल भी खुले हुए हैं, 600 के लेवल भी खुले हुए हैं। कहां से सेटअप बना के बॉटम का इंडिकेशन देगा वो सिर्फ ये जानता है, अभी कोई नहीं जानता है, ये ध्यान रखिए। तो हमें हमारे हाथ में रिस्क रिवॉर्ड है, उसको किस तरीके से मैनेज करना है वो समझना होगा। फंडामेंटली ओके, टेक्निकली वीक और यहाँ पे टाइम वाइज लग सकता है समय, तो इसलिए एक्यूमुलेट करना है तो कर सकते हैं। कोई कहता है नहीं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूं मैं एक्यूमुलेट नहीं कर सकता, और कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप वेट करिए कोई बाउंस का आपकी कॉस्ट के पास आए तो निकलिए, या फिर रिव्यू करिए कि अब कंपनी के चार्ट क्या बोलते हैं, अब कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। अगर सुधार हुआ है तो आप रखिए, वरना एग्जिट कर सकते हैं, वो आपको वहां पे एक चांस मिल सकता है। लेकिन एक कंपनी बहुत अच्छी लग रही है, फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है, बट टेक्निकली बहुत वीक है। इस रेंज में आने के चांस जो है वो खुले हुए नजर आते हैं, और अगर यहां से ऊपर निकला तो डेफिनेटली कोई सेटअप बना के ही जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्ट वालों की कि इज देयर एनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, क्या यहाँ पे कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है? तो आंसर इज नो। वन टाइम बाय के लिए तो कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी यहां नहीं है। लेकिन फंडामेंटली अगर मैं कंपनी को देखूं तो फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी है, टेक्निकली अगर देखें तो काफी वीक है, तो यहां पर वन टाइम बाय वालों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन जो एक्यूमुलेट करना चाहते हैं ऐसे स्टॉक को, एक्यूमुलेट विद 2 to 3 years एटलीस्ट माइंडसेट, 2 to 3 years के माइंडसेट के साथ अगर एक्यूमुलेट करना चाहते हैं नीचे के प्राइस पे, जिनको ऐसा लगता है कि अभी 600 पे है, 400 पे भी आता है तो हम धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, उसके बाद वापस रिव्यू कर लेंगे, उनके काम का है कि अभी एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं, उनके ही काम का है। कोई ये सोच रहा है कि 600 गया है वापिस 800 गया फिर 400 आ गया, क्या हो गया स्टॉक को? स्टॉक को क्या हो गया? स्टॉक को कुछ नहीं हुआ, आपके दिमाग को हुआ है जो हुआ है वो, स्टॉक को कुछ नहीं हुआ है। स्टॉक को ये देखो कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी, जी मेरी रिक्वायरमेंट थी एक्यूमुलेट करना है, तो चुपचाप फिर एक्यूमुलेट करो। चार्ट चेंज नहीं हो तब तक एक्यूमुलेशन चालू रहना चाहिए, या फंडामेंटल चेंज ना हो तब तक एक्यूमुलेशन चालू ही रहता है। ये सारी रिक्वायरमेंट हम पहले ही क्लियर करते हैं एंट्री से पहले। लेकिन अगर आप एंट्री के बाद ये सोचते हो अब क्या करूं, तो आप मान के चलिए स्टॉक मार्केट में अभी तक परफेक्ट सेटअप के साथ काम करने वाले ट्रेडर इन्वेस्टर नहीं है। आपकी डिपेंडेंसी किसी दूसरे पे होनी ही नहीं चाहिए, आपके अंदर अपनी रिक्वायरमेंट क्लियर होनी चाहिए कि हाँ मेरी रिक्वायरमेंट ऐसे है, ऐसे आया तो मैं इस तरीके से कर लूंगा, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, इस तरीके से मुझे करना है, फाइनेंशियल्स अच्छे लग रहे हैं, तो इस टाइप से अगर कंपनी बिहेव करेगी तो मैं ये डिसीजन लूंगा। आपके बैक ऑफ द माइंड वो प्लानिंग होनी चाहिए, बट वो प्लानिंग होती ही नहीं है, तभी तो लोग पैसे खोते हैं, बिकॉज सब लोग वो डिसिप्लिन डेवलप नहीं कर सकते, एंड दैट्स रियलिटी, ये रियलिटी है, नहीं होगा। फ्रेश इन्वेस्टमेंट वालों के लिए क्लियर आंसर मिला, वन टाइम वाले नो है, एक्यूमुलेट वाले 2 से 3 साल का वेट पेशेंस है तो ही ध्यान दे, वरना अवॉइड कर दे, कोई जरूरी नहीं है, इससे बेटर ऑप्शंस बहुत भी मार्केट में मिल जाएंगे, ये भी ध्यान आप रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे कोई स्विंग ट्रेड है क्या, कोई स्विंग ट्रेड है क्या? तो द आंसर इज नो, कोई भी फिलहाल स्विंग ट्रेड का सेटअप ही नहीं है। स्टॉक फिलहाल बेचारा नीचे आ रहा है, इसको नीचे आने दो, कोई सेटअप बनाएगा उसके बाद इसमें देखेंगे कोई स्विंग ट्रेड का सेटअप बनता है क्या। फिलहाल बिल्कुल भी सेटअप नहीं है। तो ये किन के लिए बढ़िया हुआ? ये सिर्फ उनके लिए बढ़िया है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में एसआईपी एक्यूमुलेट अभी करना स्टार्ट करना चाहते हैं, वो इसकी तरफ ध्यान देंगे, अपने एडवाइजर के साथ कंसल्ट करेंगे कि हाँ भाई इस टाइप का लग रहा है और इसको हम देखना चाहते हैं। अब मानो आपके पास अभी पैसा नहीं है एक्यूमुलेट करने के लिए, लेकिन आपको कंपनी पता चल गई, वॉच लिस्ट में इसका नाम लिख के रख लिया, फिर क्या? मानो स्टॉक आने वाले समय में 500 या 400 के लेवल पे आपको मिलता है, आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ ये कंपनी है, उस टाइम अगर आपके पास पैसा हो तब स्टार्ट कर सकते हैं एक्यूमुलेशन की हाँ अब अपने एडवाइजर से बात करता हूं कि देखो भाई कंपनी तो ये इस टाइप के फंडामेंटल ऐसे हैं, अभी भी फंडामेंटल तो अच्छे आ रहे हैं लेकिन कंपनी जो है वो नहीं परफॉर्म कर पा रही क्योंकि टेक्निकल वीक है, तो क्या इसके एक्यूमुलेट कर ले? अगर आपको अपने एडवाइजर से ग्रीन सिग्नल मिले देन डेफिनेटली उस टाइम कर सकते हो, बट कीप दिस स्टॉक इन योर वॉच लिस्ट। कंपनी बहुत बढ़िया है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, बट फिलहाल यहाँ पे नेगेटिव है, तो एक बार नीचे आने के पूरे गेट खुले हुए हैं, संभावनाएं ऐसी ही है। और मंथली चार्ट भी अगर आप देखेंगे संभावनाएं पूरी है कि वो नीचे के गेट आपको खोल के दे सकता है, नीचे के गेट खुले हुए हैं।
ऊपर के गेट के फिलहाल कोई इंडिकेशन नहीं है, भविष्य में आते हैं तो हम डेफिनेटली इसको रिव्यू करना चाहेंगे। आई होप आपको एनालिसिस समझ आई है। किसी टाइप का कोई डाउट हो किसी स्टॉक के रिगार्डिंग, कोई दूसरे स्टॉक के रिगार्डिंग, तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए किस स्टॉक पर वीडियो चाहिए। ऐसी एनालिसिस सीखने के लिए सेंड वेब एनालिसिस डिटेल्स इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। कॉलिंग आप हमें ना करें तो बेटर होगा, क्योंकि इस नंबर पे सिर्फ मिस कॉल जाके आपका कॉल कट हो जाएगा, कॉल पिक इस पे नहीं होगा। आप चाहें तो इस पे कॉल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मिस कॉल जाएगा और आपका कॉल कट हो जाएगा। आपको मैसेज आएगा कि आप हमें व्हाट्सएप ही करिए। तो बेटर यही है कि आप इसको डायरेक्टली व्हाट्सएप के लिए यूज करिए, और व्हाट्सएप पे जो आपको जानकारी चाहिए आप हमारी टीम से ले सकते हैं। वेब एनालिसिस के रिगार्डिंग अगर कोई भी जानकारी लेने के बाद आपको लगता है नहीं ज्वाइन करना है, तो आप अपना कॉल अरेंज हमारे साथ करवा सकते हैं। और ऐसे ही चैनल की डायमंड मेंबरशिप लेना चाहें तो उसके बेनिफिट लिखे हुए हैं। और एसटीपी चार्ट स्कैनर, एक पर्सनल मेरा चार्ट स्कैनर, जहां पे वो चार्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूं जिनमें ब्रेकआउट आने वाला होता है, वो चार्ट मैं अपनी तरफ से आपको देता हूं। अब उसमें आपको किस तरीके से काम करना है, कैसे करना है, वो आपको डिसाइड करना होता है, या अपने एडवाइजर को आप वो चार्ट दिखा भी सकते हैं। ब्रेकआउट चार्ट या अलर्ट चार्ट जो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो एसटीपी चार्ट स्कैनर हमारी एक सर्विस है, ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। ध्यान रखिए, हमारी किसी टाइप से कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन की सर्विस नहीं है। अगर कोई ऐसी सर्विस आप चाहते हैं तो अपने एडवाइजर के साथ ही कॉन्टैक्ट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।